Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? मॉर्निंग सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो कल हम लोग इंट्रोडक्शन तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का हो गया हमारा, है ना? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता क्या है, इज दैट ओके? देखो, इसका जानते हो इंटरप्रिटेशन हम लोग फिर डेवलप करेंगे। जब भी जानते हो कोई क्वांटिटी मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन फिर बाद में हम लोग अलग से डेवलप कर सकते हैं कि उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। लेकिन कल हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है एज ए बेसिकली कह सकते हो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, है ना? डिफरेंट सिचुएशन में इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है उसको डिफाइन किया गया इसे, है ना? और हम लोग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल देखिए कल इंट्रोड्यूस किया गया, साथ में एक निमोनिक आप लोग को बताया गया था। ठीक है, अब उसको यूज करके हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना? मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। तो कल देखिए हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जब डिफाइन किया गया था, तो देखिए ये बताया गया कि हम लोग एक रेक्टेंगल इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे v, यहाँ पे t, यहाँ पे p और यहाँ पे s, और यहाँ पे g होगा, यहाँ पे h और यहाँ पे u या फिर इसको e लिख सकते हो, है ना? और यहाँ पे f होगा, ठीक है। अगर आप ये भूल जाते हो कि कैसे लिखा हुआ था, तो उसके लिए फिर आपको एक सेंटेंस बताया गया था, इस तरह से स्टार्ट करोगे इधर से, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए सेंटेंस ऐसे बताया गया था कि यू स्टार्ट हियर, ठीक है ना? फिर इधर मूव करोगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, ठीक है ना? फिर वापस आ जाओगे इधर, ठीक है? तो इस तरह से, और इस इधर से इस तरह से, ठीक है? तो सेंटेंस था गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, ठीक है ना? तो इससे बस आपको ये ऑर्डर याद रखने में वो सेंटेंस हेल्प करता है, ठीक है ना? कि किस तरह से ये लिखा गया था, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि अगर आप ये जो रेक्टेंगल का अपर लाइन है, इस अपर लाइन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट इसका मतलब यहाँ पे जो कॉर्नर में वेरिएबल है, इसका डिफरेंशियल लेते हो तो नेगेटिव आएगा, या इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी लेते हो तो नेगेटिव होगा, ठीक है? अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव साइन, ऑलराइट? ठीक है। और जैसे ये बताया गया था कि h यहाँ पे जैसे मान लो लिखा हुआ है, तो h विल बी रिगार्डेड एज फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर, ठीक है? जी के अक्रॉस जो है ना, देखो वेरिएबल जो आ रहे हैं t और p है, तो g इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना? या f इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इस तरह से होगा। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, ठीक है ना? तो इस तरह से इसे समझा जाता है, ठीक है ना? अब देखिए हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखना चाहते हैं। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन जानते हो, बेसिकली इट हेल्प्स इन चेंजिंग वन टाइप ऑफ डेरिवेटिव इनटू अदर टाइप ऑफ डेरिवेटिव। मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से, इसका फिजिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो ना? इट इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो देखो पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको समझा देते हैं, ठीक है, जो यूज होने वाला है, ठीक है? मैथमेटिक्स, देखिए हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल रिलेशन दिया हुआ है, ऐसे एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई, ठीक है ना? ये मान लीजिए कोई डिफरेंशियल हमने डिफाइन किया है, सपोज करो ये कोई भी डिफरेंशियल है, इसको हम लोग बोल देते हैं डीजी। तो अब जानते हो ये डिफरेंशियल दो टाइप का हो सकता है। इट कैन बी, जैसे डीजी है ना, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, तो इट कैन बी परफेक्ट डिफरेंशियल और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट होता है तो डायरेक्टली हम लोग डीजी लिख देते हैं, इम्परफेक्ट होता है तो ऊपर में ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है ना? ओके, तो देखो ये परफेक्ट, इट विल बी परफेक्ट
डिफरेंशियल, ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल तभी होगा, याद है जैसे कि हम लोग इसमें पढ़े थे स्टोक्स थ्योरम में, तो इस तरह से टर्म आया था ना, डेल एन बाई, नहीं ग्रीन्स थ्योरम में है ना, डेल एन बाई डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई। तो अगर ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो दिस विल बी कॉल्ड ए परफेक्ट डिफरेंशियल। तो इसको हम लोग परफेक्ट डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन होगा ना वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, या क्लोज लूप में इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। वो आप समझ भी रहे हो कि क्लोज लूप में जीरो कैसे होगा, क्योंकि दिस टू टर्म्स आर इक्वल। तो याद है ग्रीन्स थ्योरम में बताया गया था कि इसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन करोगे तो बीच कैसा आएगा, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई और फिर dx dy, है ना, इस तरीके से आता है। तो ये दोनों इक्वल है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में, तो वहां पे भी ये बताया जाता है, ओके, डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू अगर डेल एम बाई डेल वाई है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल। मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल होने का मतलब यही है कि इसका इंटीग्रेशन फिर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, और क्या कहते हैं इसका जो इंटीग्रेशन है क्लोज लूप में दैट विल बी जीरो। तो इट विल बी परफेक्ट डिफरेंशियल इफ, ऐसे लिख दो इफ, तो ये कंडीशन है परफेक्ट डिफरेंशियल होने का, ठीक है। तो इन दैट केस ये dg जो है ना, ठीक है आप समझ जाओगे, इंटीग्रेशन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, ओके। सो ऐसे लिख दो इन दैट केस, ठीक है, dg initial to final point is independent of path, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा ये, और एंड, ठीक है, और अगर dg आप क्लोज लूप इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी जीरो, ठीक है ना। तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया एक मैथमेटिक्स का पार्ट, परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ऑलराइट, अब देखिए एक हम लोग जब जैकोबियन पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, आप लोग को याद होगा शायद, जैकोबियन। तो जैकोबियन देखो इस तरह से डिफाइन किया जाता है किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए u और v कोई क्वांटिटी है, उसका आप x और y के रिस्पेक्ट में जैकोबियन डिफाइन करना चाहते हो ऐसे, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, डेल uv और बाई डेल xy, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। इज दैट ओके? तो जैकोबियन आप लिखना चाहते हैं ना, तो जैकोबियन इस तरह से नोटेशन होता है, ये भी होता है, और अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, ऐसा होता है ना, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल एक्स, है ना, और डेल यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल वाई, है ना, यही होता है ना, ठीक है। तो ये जैकोबियन का फॉर्मूला है। देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में आ गया जैकोबियन निकालिए, वन सेट ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है उस दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो बस एक सेट का दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके ये डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जैकोबियन। तो बस यही है जैकोबियन, इज दैट ओके? ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये जैकोबियन का डेफिनेशन है, ऑलराइट। तो इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जैकोबियन जब डिस्कस किए थे ना क्लास में, तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए थे, ठीक है ना। उसमें एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखोगे कि जैसे मान लो डेल और यू भी लिखा हुआ है, और डेल यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी यू लिख दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे वाई लिख दिया गया, याद है इसको क्या बताया गया था इसको, हाँ, दिस विल बिकम डेल वी बाय डेल वाई एट कांस्टेंट यू, यू चेंज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे यू आ जाएगा ना, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो जानते हो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्स यूज करेंगे, मतलब कभी अगर ऐसा दिख गया लिखा हुआ, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे यू लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, जैसे मान लो डेल यू और डेल वी लिखा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी डेल यू वी है, और यहाँ पे डेल मान लीजिए यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वी लिखा हुआ है ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम इसको चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, देखो यहाँ पे वी और वी सेम हो गया ना, तो डेल यू बाय डेल एक्स लिख दोगे एट कांस्टेंट वी, ठीक है ना। तो ये जैकोबियन की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और एक ऐसे भी बताया गया है, जैसे मान लो डेल यू बाय डेल वी लिखा हुआ है और डेल एक्स बाय डेल वाई, ठीक है ना, इस तरह से आप लिखना चाहते हो, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल यू वी और डेल मान लीजिए यहाँ पे कुछ जाई ईटा ऐसा कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पे
डेल जाई ईटा और बाय डेल एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हो। मतलब ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यू विल गेट बैक दिस, ठीक है ना। तो ये सभी जैकोबियन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, जो हम लोग यूज करेंगे कभी कभी थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स है जिसका हम लोग आज हो सकता है यूज करेंगे। ओके, ये जो लिखा गया है ना, ये सभी ये जो सिंबल्स हैं, दीज ऑल सिंबल्स आर कॉल्ड जैकोबियन। ओके, ओके, तो हम लोग अब वापस आते हैं, देखिए इसके डिस्कशन में मैक्सवेल्स रिलेशन है ना, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन भी बोल सकते हो या मैक्सवेल्स रिलेशन भी बोला जा सकता है, मैक्सवेल्स रिलेशंस। ओके, तो मैक्सवेल रिलेशन देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज करो, देखो यहाँ पे हम U का डिफरेंशियल लिखना चाहते हैं या E का डिफरेंशियल। तो देखो आपको याद है लास्ट क्लास में बताया गया था DE इज इक्वल टू, अगर आप लिखेंगे D कितना होगा तुम बताओ? नहीं, यहाँ से देख करके बता दो, यहीं से देख के, है ना। तो क्या आएगा, देखो U इज ए फंक्शन ऑफ S एंड V, तो डिफरेंशियल इन्हीं दोनों का आएगा, है ना। तो कैसा आएगा, एक तो DS आएगा और दूसरा DV आएगा। अब DV देखो रेक्टेंगल के ऊपर साइड जो वेरिएबल है ना, उसमें नेगेटिव साइन लिखना है, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब इसको क्योंकि ये तो एनर्जी है ना, तो इसको एनर्जी बनाना है इन सभी को, तो इसमें T से मल्टीप्लाई करोगे तो TDS का डायमेंशन एनर्जी का होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे P से, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब देखो एनर्जी जो है ना वो स्टेट फंक्शन है, एनर्जी जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब होता है कि वो स्टेट ऑफ सब्सटेंस पे सिर्फ डिपेंड करता है, वो उस स्टेट को कैसे अचीव किया गया उस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। इट ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो स्टेट फंक्शन होने की वजह से पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होता है ये, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि इसलिए E अगर स्टेट फंक्शन है ना, तो DE जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, दिस इज परफेक्ट डिफरेंशियल। तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो देखो ये परफेक्ट डिफरेंशियल हुआ, तो अब देखो ये वाला रूल अप्लाई होगा ना इसमें, परफेक्ट डिफरेंशियल का रूल देखो MDX और NDY। तो देखो M को हम इस वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे थे Y से, और इसके साथ जो N लगा हुआ है उसको हम इस वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे ही होगा, T को डिफरेंशिएट आपको V से करना पड़ेगा और P को डिफरेंशिएट S से करना होगा। इज दैट ओके? तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, देखो इस ओके, सो परफेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो डेल T बाय डेल V, ठीक है, डेल T बाई डेल V इज इक्वल टू P नहीं है यहाँ पे, माइनस P है, तो ये माइनस हो जाएगा डेल P बाय डेल S। इज दैट ओके? डेल P बाय डेल S। तो देखो अब हम V से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली बेसिकली हम लोग यहाँ पे मतलब S को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे S से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बोला जाएगा कि V को कौन, मतलब डिफरेंशियल वेरिएबल ये दोनों है ना, तो एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दूसरा कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाएगा मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है ना। तो देखो बुक में जानते हो ऐसे लिखा रहता है मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, तो उस तरह से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, ठीक है ना। बस चलो अभी हम बोल देते हैं इसे, दिस इज फर्स्ट रिलेशन। लेकिन ध्यान रखोगे कि ये याद रखना जरूरी नहीं है कि कौन सा रिलेशन फर्स्ट है और कौन सा रिलेशन सेकंड है। ओके ओके, तो डेल T बाई डेल V इज इक्वल टू डेल P बाई डेल S विथ नेगेटिव साइन। ओके, ये आ गया, समझ में आया सभी को कैसे कैसे लिखा गया। ये परफेक्ट डिफरेंशियल है ना, देखो MDX प्लस NDY, दिस इज परफेक्ट डिफरेंशियल। तो हम इसका डेरिवेटिव इस वेरिएबल से लेंगे, इसका डेरिवेटिव इस वेरिएबल से लिया जाएगा, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बस वही चीज यहाँ पे कर दिया गया। ऑलराइट, ठीक है। उसी तरह से देखो ये मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन आ गया, डी को लिख करके लिखे। अब उसी तरह से अगर DH लिखते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, सो वी रोट D, ठीक है, अब DH लिखते हैं, तो DH इक्वल टू क्या आएगा, DH, H इज अ फंक्शन ऑफ S एंड P, है ना, S और, क्योंकि देखो H के साइड में यहाँ पे S और P लिखा हुआ है, तो H इज फंक्शन ऑफ S एंड P। इज दैट ओके? तो क्या लिखोगे, DH इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा देखो सबसे पहले DS और यहाँ पे आ जाएगा DP, ठीक है। अच्छा ये देखो हम लास्ट क्लास में बताए थे याद रखने के लिए कि लोअर साइड के जितने भी वेरिएबल्स का डेरिवेटिव है सभी
पॉजिटिव लिखा जाता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ऑलराइट, अब इसको एनर्जी बनाने के लिए टीडीएस कर दोगे, इसे वीडीपी कर दोगे, ठीक है ना ये। ऑलराइट, अब ये एक फिर से यहाँ पे वही बोला जाएगा कि एच जो है ना, इसको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोला गया है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है, फिर से ये वही स्टेट फंक्शन है, दिस इज स्टेट फंक्शन, एच इज स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। एच स्टेट फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए फिर से वही बात होगी कि इस ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए, तो डी एच जो होगा दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो फिर से वही होगा, देखो डेल टी बाई डेल पी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम इस वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम इस वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। ओके, और अब बताइए इसमें कांस्टेंट क्या लिखोगे, जैसे देखो पी से डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो एस कांस्टेंट लिख दोगे, एस से डिफरेंशिएट करो तो इधर वाला वेरिएबल को कांस्टेंट लिख दिया जाएगा एट कांस्टेंट पी, ओके। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया, ओके। सो दिस इज सेकेंड, ये जो है ना सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन इसको कह सकते हो, ठीक है, दिस इज सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। तो बस दो और लिख लो खुद से अब, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने लिखा ना, एक तो डी एच लिखे, अब फिर से उसी तरह तरीके से लिखना है, और क्या, ठीक है। देखो हमने यू को लिख दिया, एच को लिख दिए, मान लो जी को लिख लो, एफ को लिख लो, ठीक है ना। तो यहाँ से डीजी लिखो, डीजी कितना लिख के देख लो, ठीक है ना, एक डीजी लिख के देख लो और एक लिख के देख लो डीएफ, और इससे देख लो क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है ना, व्हाट रिलेशन यू गेट। लिख लो, ठीक है। तो डीजी, डीजी क्या आएगा, देखो जी के क्रॉस वेरिएबल कौन कौन से हैं, टी है और पी है, तो बस इनका डिफरेंशियल लिखना है, ठीक है ना। तो हमारा डी, ये आ जाएगा डीटी और एक आ जाएगा डीपी, ठीक है ना। तो टी देखो अपर साइड में है, ये ऊपर वाला वेरिएबल है ना, तो इसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, तो एस इसके साथ लगा दोगे एनर्जी बन जाएगा एस डी टी, है ना, और पी के साथ भी लगा दो तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। ये डिफरेंशियल रिलेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है, ये बहुत यूज होता है। अब आप देखिए यहाँ से, ये डिफरेंशियल रिलेशन जानते हो, इसको देख करके आप रेक्टेंगल को देख करके क्विकली लिखना आना चाहिए, कई बार यूज होगा, आप देखोगे डिस्कशन में, ठीक है, ओके। अब आप देखो यहाँ से हम लोग परफेक्ट डिफरेंशियल, यहाँ पे फिर से वही बोला जाएगा कि डीजी जो है वो, जी जो है ना, ऐसे लिख दो, पहले एक बार सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है ना, जी स्टेट फंक्शन है, ठीक है। सो डीजी हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है, डीजी इज परफेक्ट डिफरेंशियल। तो उस केस में हम लोग फिर देखिए यहाँ से जब लिखेंगे कि इसका डेरिवेटिव पी के रिस्पेक्ट में और वी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस डेल एस बाई डेल पी एट, ठीक है ना, इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा, ओके। तो ये मैक्सवेल थर्ड रिलेशन कह सकते हो इसे, ठीक है ना। सो मैक्सवेल, दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन। देखो इसमें कभी भी इस तरह से याद नहीं किया जाता है कि मैक्सवेल थर्ड रिलेशन है, ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बस इस तरह से डेरिवेटिव लिखा गया है, ओके। और लास्ट रिलेशन हम लोग लिखेंगे डीएफ, तो डीएफ इज इक्वल टू एफ इज फंक्शन ऑफ वी एंड टी, तो ये डीवी आ जाएगा और डी आ गया, ठीक है ना, इसमें डीवी डी होगा। अब इसको वर्क बनाने के लिए पी लिख देंगे, इसको वर्क बनाने के लिए एस लिख देंगे, है ना, ये एनर्जी का डायमेंशन हो गया। अब ये दोनों अपर वेरिएबल है, तो दोनों में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा,
ठीक है। अच्छा, इसका लिखने का तरीका ये नहीं है एक्चुअल में, याद है ना, लास्ट क्लास में हम लोग डीएफ निकाले थे डेफिनेशन से, याद है ना। एक्चुअल में डीएफ कैसे निकाला जाता है, एफ इक्वल टू होता है ई माइनस टी एस, यस है ना। फिर यहाँ से हम लोग डीएफ निकालते हैं, तो ये डी बन जाता है, फिर डी का वैल्यू पुट करते हैं मैक्स सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स से, तो वहां से फिर ये रिजल्ट आता है, ठीक है ना। लेकिन इतना करने में तो टाइम लग जाता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे डायरेक्ट लिखने का एक तरीका निकाल लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है, थर्मोडायनामिक्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये डीएफ हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, डीएफ इज परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। डीएफ परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो यहां से आप देखिए क्या आ जाएगा, ये दोनों में माइनस आएगा ना, तो ऐसे लिख देंगे डेल पी बाय डेल टी, ठीक है। हाँ, डेल पी बाय डेल टी इज इक्वल टू यहाँ पे डेल एस बाय डेल वी, ऐसे ही होगा ना, डेल एस बाय डेल वी, ठीक है। तो ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। यही इक्वेशन बाद में जानते हो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन देगा, ठीक है ना, इसी को यूज करके क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी डेराइव किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन। ओके यहाँ पे ये लिख लो, ठीक है ना, इट लीड्स टू क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। देखो यही एक इक्वेशन है जहां पे क्लॉसियस का नाम आता है, ठीक है ना। जैसे जनरली ऐसा होता है ना कि किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है फिजिक्स में, तो उसका नाम कई बार मतलब उसके नाम पे लॉज होते हैं इस तरह से, लेकिन मतलब जनरली ये कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ साइंस में कि क्लॉसियस का जितना कंट्रीब्यूशन है उतना उसको क्रेडिट नहीं मिला है, ठीक है ना। बस एक जगह पे फिजिक्स में इसका नाम आता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो फिर भी जानते हो, तो इसे लिखने में हमें थोड़ा तो एफर्ट लग रहा है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले डीए ये डिफरेंशियल लिख रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें हम मैथमेटिक्स लगा रहे हैं कि ये अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसका इसके साथ डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। इतना करने की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है, मैक्सवेल इक्वेशन को बहुत जल्दी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। देखो हम कोई भी मैक्सवेल इक्वेशन लिखना चाहते हैं ना, तो बस हम सब मतलब मैक्सवेल इक्वेशन में होता क्या है, देखो आपको जरूरत कैसे पड़ेगी, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है डेल एस बाई डेल पी, ठीक है ना, तो आपको इसको चेंज करना होगा, मान लीजिए किसी दूसरे वेरिएबल में, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डेल एस बाई डेल पी है ना, तो अब यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल आएगा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वर्क डन देगा, तो यहाँ पे अब आ जाएगा कितना, डेल वी, ठीक है ना, डेल वी आएगा, और नीचे देखो एस है तो नीचे क्या आएगा, फिर टी आएगा, ठीक है ना। तो बस आपको ध्यान इसी तरह से रखना है कि मैक्सवेल रिलेशन में एक सेट ऑफ डेरिवेटिव को हम अनदर सेट ऑफ डेरिवेटिव में, मतलब एक डेरिवेटिव को दूसरे डेरिवेटिव में चेंज करते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे लिख दोगे, अब यहाँ टी से डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ टी से, यहाँ पे टी को कांस्टेंट कर दोगे और यहाँ पे टी को कांस्टेंट। अब इसमें ध्यान रखना होता है कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखो ये डेरिवेटिव पी के रिस्पेक्ट में और ये टी, ये लोअर वेरिएबल है और ये अपर वेरिएबल है, तो अपर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये हम बता, ऐसा था ना, देखो यहाँ पे ये ऐसा था वी टी पी एस, ये है ना, तो इन दोनों वेरिएबल को हम बोलेंगे अपर वेरिएबल और ये दोनों वेरिएबल कहलाएंगे लोअर वेरिएबल। तो लोअर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, अपर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, समझ रहे हो ना। तो बस अब देखो इस तरह से, इसका मतलब है मैक्सवेल रिलेशन भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इसकी जरूरत बस इतनी ही पड़ेगी कि एक डेरिवेटिव को दूसरे डेरिवेटिव में कैसे चेंज करें, वो तो आप इजीली कर सकते हो, ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो कुछ बेसिक चीजें हो गई, ठीक है ना। अच्छा ये एक बार आप मैच करा के देख लो, जो हमें अभी लिखे ना, ये डायरेक्ट कैसे लिखा गया, डेल एस बाय डेल पी लिख दिए। अब हम बोले कि इधर एक ऐसा वेरिएबल होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वर्क डन का डायमेंशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो पी हमने पी था तो यहाँ भी लिख दिए,
और इधर एस था तो इधर टी लिख दिए। अब देखो हम लोग जो पहले लिखे वो ये लिखा हुआ था कि नहीं था लिखा हुआ, देखो देखो कौन सा रिलेशन था, थर्ड रिलेशन यही था ना। देखो माइनस साइन है, अब माइनस इधर लिखो या इधर लिखो बात तो बराबर है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मैक्सवेल रिलेशंस हो गए, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पॉन्स फंक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्स फंक्शन, रिस्पॉन्स फंक्शन बेसिकली देखो ये these are some physical quantities, ठीक है, which these are some physical quantities which tell about, ठीक है, which tell about the response of a system to external influence, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम, देखिए कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया, कुछ ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जिसपे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस मतलब कोई सिस्टम ज्यादा कंप्रेस होगा या नहीं होगा, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग फिजिक्स में एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब जैसे आप जानते हो कि किसी मान लीजिए एक रॉड है, इसको आप हीट करते हो, इसको ठीक है ना, टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हो, तो आप जानते हो इसमें एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन आप जानते हो कुछ सब्सटेंस में स्लो होता है, कुछ में फास्ट होता है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि थर्मोमीटर में मरकरी क्यों यूज करते हैं, तो थर्मोमीटर में मरकरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्लाइड चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी वो बहुत जल्दी एक्सपैंड करता है और उसका एक्सपेंशन थोड़ा यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मतलब थोड़ा फास्ट एक्सपैंड कर रहा है फिर स्लो एक्सपैंड करने लगा, ऐसा नहीं है, उसका एक्सपेंशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो इसीलिए थर्मोमीटर को तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि अब थर्मोमीटर की जगह वाटर, अगर जैसे थर्मोमीटर है उसमें मरकरी की जगह वाटर पुट कर दो, ठीक है, तो वो आपका टेम्परेचर शो करेगा क्या, वो तो क्या होगा, आप उसे मतलब फीवर लेने के लिए अगर लगाओगे ना तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं शो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सपैंड उतना जल्दी नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि मरकरी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज को बहुत जल्दी एक्सपैंड करता है, ठीक है ना। तो देखो मरकरी का बिहेवियर अलग है टू टेम्परेचर चेंज, है ना, और वाटर का बिहेवियर अलग है। तो इस चीज को डिनोट मतलब इस चीज को मतलब फिजिक्स में हम लोग रिस्पॉन्स फंक्शन से बेसिकली डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो रिस्पॉन्स फंक्शन का मतलब वही हो गया, देखो दीज आर सम फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच टेल अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्स फंक्शन देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखो एग्जाम में जानते हो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राइट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, राइट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर सपोज रियल गैस, इस तरह से, ठीक है ना। तो अभी हम डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं कि जब सिस्टम बेस्ड स्टडी करेंगे तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, किसी को पता है ये कैसे डिफाइन किया था, हाउ इट इज डिफाइंड, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो थर्मल एक्सपेंशन लेंथ का भी होता है, एरिया का भी होता है और वॉल्यूम का भी होता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता था क्लास 11th में, आप लोग जानते हो, बहुत वेल नोन क्वेश्चन है। देखो ये कि अगर मान लीजिए एक मेटल प्लेट है, ठीक है ना, मेटल प्लेट है, इसको ये मेटल प्लेट है सपोज करो, इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये एक्सपैंड करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है
ठीक है ना, मेटल प्लेट में एक होल कर दिया ऐसे। अब इसको हीट करते हैं, तो आप बताइए ये होल का डायमीटर कम होगा या ज्यादा होगा? अभी 11th क्लास में एनालाइज नहीं किया आप लोगों ने? 11th क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो हम इसलिए डिस्कस करते रहे हैं, मतलब वर्ड आया है ना थर्मल एक्सपेंशन, तो इसीलिए हम बस थोड़ा बता दे रहे हैं, कभी कभी एग्जाम में आ भी जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, समझ गया ना। इसमें फिर जानते हो एक्चुअली क्या होता था कि एक क्वेश्चन किसी बुक में ऐसा दे दिया, तो आईटी जेई वाले जानते हो क्या करते हैं, इसके बहुत सारे वेरिएंट बना देते हैं। वेरिएंट मतलब समझ रहे हो ना, इसमें बहुत सारे बना देंगे क्वेश्चन, वो ऐसा बना देते हैं फिर, ठीक है, कि मान लो मेटल प्लेट में 2 होल्स हैं, ठीक है ना, तो अब इसको हीट करेंगे, तो आप बताइए कि इसका डायमीटर कैसे चेंज करेगा, इनके बीच का गैप कैसे चेंज होगा, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे आईटी जेई वगैरह के बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि इसको हीट करने पे गैप पे क्या फर्क पड़ेगा, डायमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, ये गैप क्या कैसे चेंज करेगा, ठीक है। तो जानते हो देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी मेटल को हीट करोगे ना, तो उसका एवरी डायमेंशन इंक्रीज करता है, कभी भी कोई भी डायमेंशन डिक्रीज नहीं करता है, डायमेंशन डिक्रीज, ओके। तो इसको हीट करोगे ना, तो ये डायमीटर भी इंक्रीज करेगा, ये जो विड्थ है वो भी इंक्रीज करेगा, एवरीथिंग विल इंक्रीज, कुछ भी डिक्रीज नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखोगे, होल का डायमीटर बढ़ेगा ही, ठीक है ना, कभी भी घटता नहीं है, ठीक है ना। और जैसे इसमें 2 होल्स है ना, इसको भी हीट करोगे ना, तो एवरी डायमेंशन इंक्रीजेस, ठीक है ना, ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, एवरी डायमेंशन इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो वो ऐसा लगता है, देखो जानते हो मेटल में होता है ना, अगर प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक वगैरह में भी वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है, प्लास्टिक जो है ना क्या होता है हीट करने पे डिफॉर्म हो जाता है पहली बात, ठीक है ना। वो देखते नहीं हो क्या होगा, प्लास्टिक को हीट करोगे तो वो उसी शेप में नहीं रहता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, तो इसीलिए जानते हो उसमें मतलब बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मेटल में तो ऐसा ही रहता है हमेशा, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ था ये, ऐसा कैसा हो गया? थर्मल एक्सपेंशन लिखा होता है ना, चलो ठीक। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, तो या इसी को एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम लिख देते हैं, ठीक है ना, ऑफ। देखो हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लेंथ भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्लास ये जानते हो, मुझे लगता है कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लास 9th में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, क्लास 9th में आता है पहली बार, आप किसी भी क्लास 9th की बुक निकाल के देखोगे, थर्मल एक्सपेंशन क्लास 9th में आता है, नहीं आता है क्लास, क्या लगता है तुम लोगों को? में आता है ये, ठीक है। देखो उसमें एक फॉर्मूला ऐसे आता है, L इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है, L0 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी, ऐसे। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला? ऐसा देखा है आप लोगों ने कि अगर टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाएंगे तो लेंथ किस तरह से चेंज होगा, है ना। यस सर। नहीं नहीं, 9th में भी रहता है ये, ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे हो, 9th में नहीं रहता है? 9th में तो नहीं आता, रेजिस्टेंस का आता जरूर से, नहीं हो सकता है, जानते हो मतलब 11th में हम जो है ना में पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो स्टेट बोर्ड में कुछ थोड़ा सा एडवांस कभी कभी रहता है, 8 में था सर, 8 में था सर, हमारे में भी था 9th क्लास में। हाँ 9th, ये हमारे में 9th में ही था, ठीक है ना। सर आईसीएसई में 8th में है। और जानते हो हमने जो 11th 12th किया है ना, अभी 11th 12th इस तरह से होता है ना कि 11th का एग्जाम अलग होता है और 12th का एग्जाम अलग होता है। हमारे टाइम में क्या होता था कि 11th और 12th दोनों मिला के बोर्ड होता था, मतलब आपको बोर्ड पास करना है ना, तो 11th भी पूरा याद रखना है और 12th भी पूरा, दोनों पढ़ के जाना है। उसका मतलब डेफिनेटली एडवांटेज होता था, क्योंकि अभी बच्चे क्या करते हैं, अभी क्या होता है 11th पढ़ के सब भूल जाते हैं, फोकस सिर्फ किस पे होता है, पे होता है, इसलिए 11th वाला पोर्शन ज्यादातर बच्चों का वीक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फोकस पे बोर्ड में मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, 11th का भी मार्क्स ऐड होता था, पूरा 50-50% होता था दोनों का, ठीक है। तो उसी तरह से जानते हो वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होता है, देखो V इक्वल टू V नॉट और 1 प्लस अल्फा, ठीक है ना, और यहाँ पे डेल्टा टी ये लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो 1 मिनट हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखो V बाई V नॉट, ठीक है, और -1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा।
तो यहाँ से एलसीएम लोगे ना तो v माइनस वी नॉट, इसको हम डेल्टा v बोल देंगे बाई वी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना, 1 बाई वी नॉट और डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्फा का वैल्यू है, ठीक है ना। इस तरह से कोएफिशिएंट, इस अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। इसी तरह से लेंथ का भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे डेल्टा एल बाई डेल्टा टी और 1 बाई एल आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का भी ऐसा, रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस, या रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, उसका भी ऐसा ही होता है। वो ऐसे ही यूज कर देते हैं। देखो इसमें जो है ना थर्मोडायनेमिक्स में लेंथ वाला तो यूज होता नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में जो यूज होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादातर हम लोग बल्क सिस्टम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो 3D तो वॉल्यूम वाला ही यूज कर, तो वो ऐसे ही हम आपको साइड में बता दिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, उसमें शायद यूज करते हैं अल्फा बीटा गामा, है ना, ऐसे करके अल्फा लीनियर के लिए यूज करते हैं, बीटा हाँ गामा नहीं, तो हम लोग जो यूज करेंगे ना वो यहाँ पे अल्फा ही यूज करेंगे, ठीक है ना। उसमें फिर रिलेशन, फिर उसमें अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन भी निकाला जाता है ना, वो बताते हैं कि एक जो है ना उसके 3 टाइम्स होता है, फिर ऐसे निकलता है रिलेशन, है ना, ठीक है। हाँ तो ये जो रिलेशन, हाँ इसमें गामा यूज करते हैं, तो गामा फिर प्रूव करते हैं कि 3 टाइम्स अल्फा होगा। हाँ तो ये सब जो है ना 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तो यहाँ पे जानते हो तीनों सिंबल यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखोगे। यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं ना वो हम लोग अल्फा यूज कर रहे हैं। चलो इसको चेंज कर देते हैं सिंबल, है ना, यहाँ पे अल्फा डैश कर देते हैं लेंथ वाले में, ठीक है ना, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो सिंबल यूज होता है ना वो गामा यूज नहीं होता है, थर्मोडायनेमिक्स में अल्फा यूज होता है वॉल्यूम के लिए। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाई वी, ठीक है ना, और यहाँ पे ठीक है डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना। अब इसको देखो हम मान लो ये टेम्परेचर तो चेंज कर ही रहे हैं। अब जनरली देखो थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हो ना, जैसे मान लो आप किसी चीज को हीट कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर में ही तो कर रहे होते हो, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो जनरली इसको हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर लिख देते हैं, ठीक है ना। मान लो लिख दिया ऐसे कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली तो ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, आप बताइए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? व्हाट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस ऐसा होता है कि हीट करने पे एक्सपैंड करता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, dt पॉजिटिव है, बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो dv भी पॉजिटिव होता है ना, मतलब ये वॉल्यूम चेंज भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 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 तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जनरली मेटल के लिए ही है ना, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस में पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। फिर इसे फाइबर वाइबर को जो है करते हैं सिकुड़ने लगता है। हाँ कुछ एक्सेप्शन होता है तो उसको छोड़ो, ठीक है ना, तो एक्सेप्शन को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ गए ना। देखो ये जो टर्म है, देखो आप ये कह सकते हो ना कि अल्फा जो है ना वो एक रिस्पॉन्स फंक्शन है। आप जानते हो देखो किसी सब्सटेंस का अल्फा ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो जल्दी एक्सपैंड करेगा, और अल्फा कम होगा तो क्या होगा, स्लो एक्सपैंड करेगा। इसीलिए अल्फा को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स फंक्शन। तो यहाँ पे ऊपर हमने लिख दिया ना, देखो ये हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है, रिस्पॉन्स फंक्शन, ठीक है ना। तो कभी जानते हो देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी देखो अल्फा लिखा हुआ है डेल वी बाई डेल टी के टर्म में, ऑप्शन दे दिया, क्यों, ये तो आप 9th भाई मान लो 11th क्लास से पढ़ रहे हो, जब भी 11th से पढ़ रहे हो आखिर ये। अब जानते हो थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज रिटन एज, और ये ना दे करके इसको मैक्सवेल रिलेशन को यूज करके चेंज करके दे दिया ऑप्शन में। आप समझ रहे हो ना, इस तरह से। या फिर जानते हो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि देखो डेल वी बाई डेल टी हम लिख रहे हैं, एट क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, तो आपसे बोला जाएगा कि आइडियल गैस के लिए अल्फा बताइए। तो आइडियल गैस के लिए आप जानते हो ना रिलेशन पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो वहां से देखो आइडियल गैस के लिए निकालोगे कि जैसे मान लो हम यहाँ पे ऐसे ही देखो एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखोगे। फॉर आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस के लिए लिखेंगे तो वहां पे होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। अब हम देखो यहाँ पे P लिख दिया है ना, इसका मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो P को कांस्टेंट मानो, डिफरेंशिएट करो इसको, तो देखो यहाँ से डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना, ये P आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
NR, ठीक है। बस यहाँ पे वैसे लिख देंगे। तो डेल वी, इसका मतलब ये हो गया, देखो यहाँ से डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू NR, और बाई क्या आ गया, P आ गया, NR बाई P, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1/V, और यहाँ पे NR बाई P। अब देखो PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू NRT, फिर से यहाँ लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये NR आ गया, और बाई यहाँ PV इक्वल टू फिर से NRT लिख देंगे, ठीक है ना। 1/T। तो ये आ जाएगा हमारा 1/T, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/T आ जाएगा। तो ये बेसिकली आइडियल गैस के लिए हो गया। इज दैट ओके? तो कभी एग्जाम में जानते हो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, रिस्पांस फंक्शन डिफरेंट केसेस में बोल दिया जाएगा, निकालिए आप, ठीक है ना। या फिर देखो हम इसमें जो है ना अल्फा इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, देखो ऐसे लिख दो नाउ अनदर एक्सप्रेशन, देखो अनदर ऐसे लिख दो यहाँ पे, अनदर एक्सप्रेशन फॉर अल्फा। आप समझ रहे हो ना, एग्जाम में आपसे बोला जाएगा कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, और ये नहीं दिया हुआ होगा, इसको चेंज करके दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हो आप, देखो dv बाई dt एट कांस्टेंट p लिखना है ना, तो बस क्या करोगे आप, समझ माइनस पा रहे हैं ना, डेल एस देखो बाई डेल हाँ देखो बस आपको वर्क डन वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये डेल वी बाई डेल टी है, तो यहाँ पे टी है इधर, नहीं तो ऊपर में क्या आएगा, एस आ जाएगा, डेल एस, और वो इधर वी है तो इधर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे, नहीं एक मिनट ये ध्यान दो, ये टेम्परेचर अपर वेरिएबल है और प्रेशर लोअर वेरिएबल है, तो एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। दोनों अपर होंगे तो दोनों में नेगेटिव आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों लोअर वेरिएबल है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को? एक अपर वेरिएबल है ना, तो अपर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, समझ रहे हो ना। अपर वेरिएबल, ये टी अपर वेरिएबल है, अपर वेरिएबल समझ रहे हो ना, वो हमारा रेक्टेंगल में अपर वेरिएबल, ठीक है ना, ये ऐसे, ये यहाँ पे v था, इधर t था, इधर p था, और इधर s। तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव लिख देंगे। तो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p की जगह लिखा जा सकता है डेल एस बाई डेल पी, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। तो इसीलिए अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/v, ठीक है ना, माइनस में, और डेल वी बाई डेल टी की जगह लिख देंगे डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट, अच्छा ये एट कॉन्स्टेंट t हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये एट कॉन्स्टेंट t, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, है ना। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला एक तो हम जानते ही हैं कि ये होता है, लेकिन ये क्यों पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो ये ज्यादा चांस है, ठीक है ना। ऑलराइट, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में छोटे छोटे, ठीक है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो एक एक रिस्पॉन्स फंक्शन हम लोगों ने लिखा है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो दूसरा लिखते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है ना, वो भी एक रिस्पॉन्स फंक्शन है, ठीक है ना। देखो हीट कैपेसिटी रिस्पॉन्स फंक्शन क्यों है, अब देखिए, अगर जैसे हम लोग जानते हैं ना कि कोई सब्सटेंस है, आप किसी सब्सटेंस में सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हीट सप्लाई करो, सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो कुछ सब्सटेंस होंगे जिसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, और कुछ सब्सटेंस होंगे जिसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, समझ गया ना, वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली दैट इज, तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब करने की कुछ सब्सटेंस में कैपेसिटी ज्यादा होती है और कुछ में कैपेसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हीट कैपेसिटी जो है ना, इट इज a response function of a material, ठीक है, it is a response function of a material, ठीक है ना, which, ठीक है, which tells about how temperature of a substance changes, how temperature of a substance changes on ठीक है ना, receiving, ठीक है ना, on, ऐसे लिख दो,
ठीक है, रिसीविंग हीट, हीट रिसीव करने पे टेम्परेचर इसका कैसे चेंज होता है। तो सी देखिए, हम लोग हीट कैपेसिटी जो डिफाइन करते हैं ना, वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, डेल क्यू बाय डेल टी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सी, डेल क्यू बाय डेल टी। अब इसको देखो यहाँ पे 1/n या 1/m लिख देने पे बन जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी हीट कैपेसिटी से बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना, जब ठीक है तो 1/n कर दोगे ना तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, ये एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, सीवी। तो ऐसे भी लिखा जाता है डेल क्यू बाय डेल टी, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीवी लिखोगे तो ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। अब देखो हम लोग डेल क्यू, देखो डेल क्यू जो है ना, ये डेल क्यू जो लिखा हुआ है इसको हम लोग टी डेल एस ऐसे लिख देते हैं, टी डेल एस। इज दैट ओके? मतलब देखो आप जानते हो ना कि किसी भी मतलब सिस्टम में अगर आप डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, डेल्टा एस। दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी एसोसिएटेड विद दिस, ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम तो इसलिए सीपी को जानते हो ऐसे भी लिखा जाता है टी, ये मतलब इसको बस यहाँ पे इसकी जगह लिखना है, डिवीजन हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये डिफरेंशियल ऑलरेडी है ना तो दोबारा डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये डिवीजन होगा, समझ गया ना। तो ये टी और ये बन जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। और सी भी उसी तरह से लिख दोगे, सी भी इज इक्वल टू टी और डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सीपी और सीवी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए हम लोग हीट कैपेसिटी जो है ना वो भी समझ लीजिए कि एक रिस्पॉन्स फंक्शन है, दैट इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्स फंक्शन, ठीक है। तो देखो ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, दीज रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जरूरत पड़ेगी, आप देखोगे बहुत बार जरूरत पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब हम लोग देखो यहाँ से निकालने जा रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, इस डिस्कशन को, रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, ठीक है, रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। देखो यहाँ पे तो सीपी बाई सीवी निकाल रहे हैं, तो देखो दोनों का रेशियो निकालोगे ना तो ये दोनों क्या होंगे। अच्छा देखो साथ साथ हम एक रिस्पांस फंक्शन और इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना, वो हमें पहले इंट्रोड्यूस करना था लेकिन हम बीच में इसको कर दिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये बताते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम एक साथ साथ साइड में हम इंट्रोड्यूस करेंगे अभी, ठीक है ना, जिसे कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसको जो है ना डिवाइड करते हैं, तो देखो डिवाइड करोगे टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी और डिवाइडेड बाय डेल एस बाय, ठीक है ना, डेल वी, सॉरी डेल टी एट कांस्टेंट भी, इज इट ओके। तो इसको अब जानते हो, देखो ये हम जैकोबियन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान दोगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ जैकोबियन। क्या लिख सकते हो यहाँ पे इसको, अभी याद है आप लोग को, अभी देखो इधर एक मिनट, देखो इधर दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, ये था, देखो यहाँ से ये ऐसा, देखो दो वेरिएबल सेम हो गए थे, ठीक है ना, तो उसी को एट कांस्टेंट लिख दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब उल्टा लिखेंगे, डेल वी बाई डेल यू वाई अगर लिखा हुआ है एट कांस्टेंट यू, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं यू वी, डेल यू वी और डेल यू वाई ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे वही करने जा रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए ये डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी है ना, इसको ऐसे लिख दो डेल एस पी और बाई डेल टी पी, कैन वी राइट लाइक दिस, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, देखो ये डिवाइडेड था ना, इसको मल्टीप्लाइड कर दिए, ये भी वैसे ही लिख दो। तो इसमें जानते हो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा डेल टी वी और ये बन जाएगा डेल एस वी, विल शैल वी गेट दिस, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से देखिए हम लोग जो है ना इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, तो इन दोनों को एक साथ लिखो, देखो डेल एस पी और यहाँ पे डेल एस वी मल्टीप्लाइड बाय डेल
टीवी और डेल टीपी। इज दैट ओके? तो ये लिख दिया गया। अब देखो फिर से इसको आप क्या लिख सकते हो, अगेन यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जैकोबियन, व्हाट कैन यू राइट फॉर इट? हाँ ये लिख सकते हो आप डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय इसको क्या लिख सकते हो, डेल वी बाई डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी कैन राइट, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो Cp बाई Cv इज इक्वल टू दिस आ रहा है। इज दैट ओके? अब आप बताइए, देखिए यहाँ पे जो है ना, इसको हम लोग इसको चाहते हैं ना तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये डेल वी बाई डेल पी तो जो लिखा है ना उसको आप ऐसे ही रहने दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख दो। ये ऐसे किया जा सकता है, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ध्यान रखोगे, दिस कैन बी डन। मतलब आप किसी भी मैथमेटिक्स की बुक में देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, मान लो डेल एक्स बाई डेल वाई एट सम कांस्टेंट जेड है ना, तो यू कैन राइट इट एज 1 बाई डेल वाई बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट जेड, ठीक है ना। ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना, उल्टा लिख सकते हो आप इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना हम इसको उल्टा, इस वाले को उल्टा लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसे डेल वी बाई डेल एस डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस। इज दैट ओके? तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इज इट ओके? तो ये तो अपनी जगह पे आ गया, इसको बस हम इन्वर्ट कर दिए, इन्वर्स इसका लिख दिया गया यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक स्टेप और लिखिए, यहाँ पे इसमें 1 बाई वी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इनटू यहाँ पे 1 बाई डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और यहाँ पे भी 1 बाई वी लिखेंगे। इज इट ऑल राइट? देखो यहाँ भी 1 बाई वी लिखे, यहाँ पे 1 बाई वी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, फिर से वही आ जाएगा जो हमारे पहले था। ऐसा कभी कुछ देखा आप लोगों ने? हैव यू सीन एनीथिंग ऑफ दिस काइंड? हाँ ये नहीं, तो ये नहीं होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, थोड़ा सा कुछ में। हाँ हाँ, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी, और यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, इसको बोलते हैं आइसो आइडियाबेटिक या आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं, दिस कॉल्ड आइसो एंट्रोपिक, ठीक है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ एक चीज मिसिंग है इसमें, जानते हो क्या, मतलब देयर इज ए माइनस साइन आल्सो, ठीक है ना, यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन। अच्छा ये कॉम्प्रेसिबिलिटी होता क्या है, मतलब और ज्यादा फेमिलियर किसी क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हो इससे? हाँ, बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है ना, बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे, बल्क मॉडुलस, ठीक है ना, बल्क मॉडुलस जो होता है हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं ना, बी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल वी, नहीं मतलब ऐसा होता है, देखो ये हो गया स्ट्रेस, ये तो होता है, अब जानते हो ना बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यहाँ पे होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, दिस इज हाउ वी राइट। तो ये है बल्क मॉडुलस, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक माइनस साइन होता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाया जाता है, ये इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं ना इसको, बल्क मॉडुलस क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट होता है, तो इलास्टिक कांस्टेंट को हम लोग पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटता है, प्रेशर जब भी बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। किसी सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगाओगे ना तो क्या होता है, कंप्रेस होता है ना, तो इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घट जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे एक और नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसी का इनवर्स लिखते हैं के, ये के लिखा जाता है 1 बाई बी, इसको बोला जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, इसको कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो के का फॉर्मूला जो है ना, ये बेसिकली इसका इनवर्स कर दो, ठीक है ना, तो इनवर्स करेंगे तो बेसिकली यही आ जाएगा 1 बाई वी, और देखो डेल वी बाई डेल पी आ जाएगा, ठीक है ना, दिस इज व्हाट यू गेट, और ये नेगेटिव साइन। तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है, और ध्यान रखोगे दिस इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्स फंक्शन, ये भी एक रिस्पॉन्स फंक्शन है, ठीक है।
तो अभी देखिए हम कितने अल्फा और इस हीट कैपेसिटी और कंप्रेसिबिलिटी, ये 3 रिस्पांस फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो ए रिस्पांस फंक्शन, और ठीक है यहाँ पे माइनस साइन है, इसका इन्वर्स किया गया है, बस ध्यान रखोगे, ठीक है ना। यही आ रहा है ना इन्वर्स करने से, क्योंकि भी तो ये ऊपर चला जाएगा ना, फिर इन्वर्स करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये रिस्पांस फंक्शन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लोगे ना तो इसको केटी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये -1/v, ठीक है ना, और ये होता है del v by del p at constant temperature. This is called isothermal compressibility. This is called isothermal compressibility, ठीक है ना। उसी तरह से Ks लिखा जाता है, Ks इक्वल टू -1/v, ठीक है ना, और del v by del p, ठीक है, del v by del p at constant s, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक। इसमें जानते हो आइसो नहीं बोलते हैं, आइस एंट्रोपिक बोलते हैं, ओ नहीं रहता है लिखा हुआ इसमें, ठीक है ना, आइस एंट्रोपिक, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी। ये इसको आइडियाबेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक्सचेंज नहीं होता है, आप जानते हो ना, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट तो दैट इज कॉल्ड आइडियाबेटिक प्रोसेस, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ डेल्टा क्यू अभी हम लोग लिखे थे ना पहले, डेल्टा क्यू जैसे मान लो 0 होगा तो डेल्टा एस भी कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब एस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बोलिए, सॉरी आइसेंट्रोपिक बोलिए, या इसको आइडियाबेटिक बोलिए, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे केटी और केएस इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे सीपी बाई सीवी, ये क्या है केटी और ये बन गया केएस, तो इसीलिए हमारे पास रिलेशन होगा सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू केटी बाई केएस, ठीक है ना। देखो ये सभी रिलेशंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज दी सीपी बाई सीवी का ये जनरल रिलेशन है, दिस रिलेशन इज जनरल रिलेशन। जो हम लोग लिखते हैं ना सीपी बाई सीवी इक्वल टू गामा लिख देते हैं, आप समझते हो ना, वो बेसिकली आइडियल गैस के लिए लिख दिया जाता है, दैट इज फॉर आइडियल गैस, ठीक है ना। ये जनरल रिलेशन है, ये जनरल रिलेशन है, ओके। ऑलराइट, तो देखो सीपी और सीवी का डिस्कशन चल रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना। तो एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये रिलेशन कहाँ शुरू होता है, दैट इज रिलेशनशिप, डू यू नो व्हाट इज द रिलेशन सीपी माइनस सीवी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो हम बता रहे हैं, देखो एनआर नहीं होता है, वो सब आइडियल गैस के लिए है, ठीक है ना। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए हम आइडियल गैस का इक्वेशन क्या जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया एग्जाम में कि एक गैस है जो मतलब आइडियल नहीं है, मतलब उसके लिए इक्वेशन ऐसा कुछ है, मान लो पी वी स्क्वायर इक्वल टू एन आर टी बाई 1 प्लस, ठीक है ना, पी वी बाई टी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। मान लो ये बोल दिया गया कि ठीक है देयर इज ए सिस्टम विच फॉलोज दिस रूल, ऐसा मान लो कुछ दे दिया गया, ठीक है ना, कुछ आर्बिट्ररी। अब बोला जाएगा कि इसके लिए सीपी माइनस सीवी निकालिए, ठीक है ना। तो एक जनरल रिलेशन एग्जिस्ट करता है सीपी और सीवी में, वो किसी भी, इन सभी को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करके आप वो उनके लिए वैल्यू निकाल सकते हो। देखो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का, ठीक है। अभी हम देखो क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है ना। तो हम देखो यहाँ पे साथ में ये डिस्कशन चल रहा है ना, तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। देखो जनरल रिलेशन फॉर सीपी माइनस सीवी, ठीक है। तो जनरल रिलेशन फॉर सीपी माइनस सीवी, ठीक है ना। देखो हम लोग लेट अस कंसीडर
फंडामेंटल रिलेशन, ठीक है ना, इन एंट्रोपी रिप्रेजेंटेशन। आपको याद है ये बताया गया था फंडामेंटल रिलेशन थर्मोडायनामिक्स में कुछ एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हम एंट्रोपी को अदर एक्सटेंसिव वेरिएबल या इंटेंसिव वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं, जिसमें टोटल पावर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल 1 होता है, इस तरह से बताया गया था ना, मतलब एक्सटेंसिव वेरिएबल, टोटल पावर ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल 1 होता है। तो हम मान लो देखो ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि एस जो है ना, इट इज फंक्शन ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे अभी एक ही एक्सटेंसिव वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर आप ds निकालते हो, ds, तो ये ऐसे निकलेगा डेल एस बाई डेल वी, ठीक है ना, और फिर dv आ जाएगा और प्लस ऐसे ही आएगा ना, और यहाँ पे डेल, ठीक है, डेल एस बाई डेल टी, ठीक है, एट dt आ गया, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन वॉल्यूम और टेम्परेचर का है। तो सपोज करो ये जो चेंज इन, ठीक है ना, चेंज इन एंट्रोपी जो हम निकाल रहे हैं ना, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये मान लेते हैं कि हमारा जो ये कैलकुलेशन है वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके कांस्टेंट प्रेशर लगा देंगे, ठीक है ना, दिस कैलकुलेशन वी आर डूइंग एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जब पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा था ना, v और t दोनों का फंक्शन था ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, और यहाँ पे टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, ठीक है ना, वॉल्यूम वाज कांस्टेंट, इज दैट ओके। तो ये था सिचुएशन। लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं कि हम ये चेंज जो निकाल रहे हैं दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आ गया। तो अब ठीक है ना, दोनों साइड ऐसा करो, यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ठीक है। सो या तो ऐसा करो, पहले दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं dt से, ठीक है, डिवाइड बाय dt, ठीक है, dt p से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये बेसिकली अब देखो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला जा रहा है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, दिस विल बी रिटन एज डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, dt यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्लस यहाँ पे डी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू, समझ में आया। तो हम लोगों ने एक फंडामेंटल रिलेशन कंसीडर किए जिसमें एस एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली देखिए यहाँ से रिलेशन आ गया। अब इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी, आप इसको टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो टी से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टी और डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे टी आ जाएगा और डेल एस बाई डेल वी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, और इनटू यहाँ पे आ गया डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे टी और डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इज दैट ऑल राइट। तो इसको आप क्या बोल रहे हो, व्हाट इट इज कॉल्ड, ये सीपी है, सीपी यही बताया गया ना अभी, आप लोग देख लो फॉर्मूला पेज पलट के, ठीक है ना, सीपी यही लिखवाया गया है और ये सीवी लिखवाया गया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा सीपी और ये बन जाएगा टी। अब इसको चेंज कर दो, कैन यू चेंज इट यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन, डेल एस बाई डेल वी को आप हटाइए यहाँ से, क्योंकि देखो आप बता रहे हैं लॉजिक क्यों हटा रहे हैं। जब आपको देखो जैसे आइडियल गैस का इक्वेशन देखो, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहां पे कहीं पे एस नहीं आ रहा है, देयर इज नो एस, इसीलिए एस को हटा रहे हैं। अब जैसे रियल गैस का इक्वेशन लिखते हो, वंडर वॉल इक्वेशन, उसमें भी क्या लिखते हो, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर फिर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ऐसे लिखते हो ना, तो उसमें भी कहीं एस नहीं आता है, तो आप जानते नहीं हो कि ये कैसे निकालना है, तो इसीलिए इसको हटाएंगे यहाँ से। इसको हटाओ, मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज करो, देखो यूज डेल एस बाई डेल वी। अब हमें कुछ याद नहीं रखना है मैक्सवेल इक्वेशन, हम डायरेक्ट लॉजिक से लिखेंगे। तो डेल एस बाई डेल वी, देखो यहाँ वी है तो ऊपर में क्या आएगा, P, ऊपर में पी आएगा, है ना, डेल पी बाय, और यहाँ पे टी आ जाएगा, यही आएगा ना। और यहाँ पे हाँ देखो ये नहीं, ये दोनों अपर वेरिएबल है, वी भी अपर वेरिएबल है और टी भी क्या है, अपर वेरिएबल है, तो इसमें भी माइनस आएगा और इसमें भी माइनस, तो दोनों तो फिर कैंसिल हो जाएंगे ना, समझ गया ना। देखो वी और टी देख लो, वहां पे रेक्टेंगल के अपर वेरिएबल थे दोनों वी और टी, तो दोनों के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो डेल एस बाई डेल वी
ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, यही हुआ ना, यहाँ वॉल्यूम से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं, यहाँ टेम्परेचर कर रहे हो तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कर देते हैं। ठीक है ना, मतलब जो दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है ना, तो एक से करोगे तो दूसरे को कांस्टेंट बस रखा जाता है। ठीक है ना, यही दोनों डिनोमिनेटर वाले। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हो मैक्सवेल रिलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका बस यूज यही है, डेरिवेटिव को चेंज करना। अभी देख रहे हो ना, आपको मैक्सवेल रिलेशन बताया गया, आप यूज कर रहे हैं उसका। तो हम लोग समझ लो जो डिस्कशन चल रहा है ना हमारा, वो क्या चल रहा है, एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन चल रहा है। ठीक है ना, बस ऐसे ही इसी टाइप एप्लीकेशन है मैक्सवेल रिलेशन का। आपको कभी कभी डेरिवेटिव को चेंज करने, मतलब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप डेरिवेटिव को चेंज करते हो, समझ गए ना। और ये लॉजिक समझ में आया क्यों हटा रहे हैं इसको, क्योंकि जनरली वी डोंट हैव एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी। ठीक है ना, इसको हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो टी, अच्छा ये बन जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इनटू डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, और प्लस, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा सीवी। ठीक है, तो यहां से आप देखिए सीपी माइनस ये इधर आ जाएगा, सीवी इज इक्वल टू टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इनटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जनरल रिलेशन। ठीक है ना, तो ये जनरल रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन फॉर सीपी माइनस फॉर डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी है, ध्यान रखोगे, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है। अगर इसको स्पेसिफिक बनाना चाहते हो ना, ध्यान रखोगे, तो यहाँ पे 1/n भी 1/n, मतलब इसको आपको 1/n से डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि बोथ साइड अगर 1/n से डिवाइड कर दोगे ना, देन यू विल ऑब्टेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये है बेसिकली। तो देखो क्वेश्चन, अभी जैसे हम लोग जनरल रिलेशन डेवलप कर लिए ना, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लिया वंडरवॉल गैस के लिए क्या होता है, तो वंडरवॉल गैस के लिए हम इस यहाँ से निकाल लेंगे बस। ठीक है ना, तो वही देखो हम बताए थे ना, थर्मोडायनामिक्स का अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब बाद में हम लोग ऐसे टॉपिक हमारा ऐसा होगा वंडरवॉल गैस, तो वंडरवॉल गैस हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तो व्हाट इज सीपी माइनस सीबी, ये निकाल के देखेंगे रिलेशन को। ठीक है ना, आइडियल गैस में ये अप्लाई कर लेंगे। अब अगर देखना चाहते हो तो आइडियल गैस का अभी भी देख सकते हो। देखो आइडियल गैस में क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, व्हाट इज, देख लो आप, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। एक बार देखो, ऐसे ही हम नोट करो या नहीं करो, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आप लोग को, ये बाद में हम बताएंगे फिर से। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम आइडियल गैस के लिए क्या जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही होता है ना। तो यहाँ से देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे है ना, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो डेल पी बाई डेल टी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा, एनआर बाई वी, यही है ना। अब हम निकालेंगे दूसरा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर को कांस्टेंट माना, तो ये कितना आया, एनआर बाई पी, यही आएगा ना, एनआर बाई पी। अब इन दोनों को यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब दोनों का मल्टीपल एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाई पीवी, और फिर से पीवी इक्वल टू क्या लिखोगे, एनआरटी। तो ये जो टी आएगा वो टी से कैंसिल आ जाएगा और एनआर कैंसिल आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एनआर। एनआर इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, और अभी बताया ना स्पेसिफिक बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना होगा, एन से। तो थ्रू आउट एन से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक हीट, ये बन जाएगा स्पेसिफिक, इधर से एन कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर आ जाएगा। इज दैट ओके? तो ये ध्यान रखोगे, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है स्पेसिफिक हीट में, और एनआर होता है, एनआर किस में आएगा, हीट कैपेसिटी में, हीट कैपेसिटी। तो आप लोग लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो इससे। ठीक है ना, ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये जनरल रिलेशन है, इससे जनरल रिलेशन। ठीक है, ऐसा करो लिख लो यहीं पे। ठीक है ना, बाद में फिर देख लेंगे। ठीक है ना, फॉर आइडियल गैस अगर हम देखते हैं, चलो बाद में फिर रियल गैस का करा देंगे। ठीक है ना, तो आइडियल गैस के लिए आप जानते हो कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक है ना,
तो बस यहाँ से निकल, ये सब लिख दो, ये सब लिख लो अब, ठीक है ना। इसमें पुट करो तो यहाँ से Cp माइनस Cv आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब यहाँ के बाद ये लिख दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे T आ जाएगा, डेल P बाई डेल T, ये सब पुट करोगे तो n स्क्वायर आर स्क्वायर बाई PV हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर ये आ जाएगा T और फिर n स्क्वायर आर स्क्वायर और PV की जगह फिर से nRT लिख देंगे, ठीक है ना। तो nr कैंसिल, T कैंसिल, तो ये nr आ गया। तो ये ध्यान रखोगे, यहाँ से आ रहा है हमारे पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nr। ये कैसा रिलेशन है? दिस इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। अब देखिए इसी को अगर आप स्पेसिफिक बनाना चाहते हो ना, देखो हम आपको बता रहे हैं, अभी हम हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन ऐसे दिए थे ना, डेल क्यू बाई डेल टी, ये होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। और वही स्पेसिफिक हीट को छोटा स्मॉल सी से लिख देते हैं, ठीक है ना, स्मॉल सी, ये होता है 1/n और डेल क्यू बाई डेल टी, मतलब ये मोलर स्पेसिफिक हीट होगा, मोलर हीट कैपेसिटी है ना, 1/n से डिवाइड कर दिया, या इसको स्पेसिफिक बोलिए, मास से डिवाइड कर दोगे तो मास के टर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक हो गया। तो मतलब पहले से जो भी रिजल्ट था ना, उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? n से, तो इसको डिवाइड बाई n कर दो, तो n से डिवाइड करोगे ना तो ये स्मॉल c बन जाएगा, Cp और स्मॉल v, Cv इज इक्वल टू r आ जाएगा। ये स्पेसिफिक हीट का रिलेशन है, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आ गया। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जनरल रिलेशन आप लोग ध्यान में रखोगे। इसका जानते हो, इस रिलेशन को एक और तरीके से लिखा जाता है, जो मतलब डिफरेंट एग्जाम में पूछा भी गया है, इनफैक्ट IIT जैम में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है ना। एक तरीका और है इसको लिखने का, वो देखो हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अनदर फॉर्म देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। सो अनदर फॉर्म ऑफ Cp माइनस Cv रिलेशन, ठीक है। सो अनदर फॉर्म ऑफ Cp माइनस Cv रिलेशन, ओके। तो देखिए इसमें मैथमेटिक्स फिर से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स देखो, मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए x एक वेरिएबल है, इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, कीपिंग सम वेरिएबल z कांस्टेंट, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई करिए y को देखो, मतलब x के बाद y आ गया, y के बाद z आएगा, ठीक है ना। तो y को हम z से डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग x कांस्टेंट। फिर अब हम z को डिफरेंशिएट करेंगे x से, कीपिंग y कांस्टेंट। ये पता है ये कितना होता है? ये -1 होता है, -1। ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे, ये मैथमेटिक्स का बेसिक रिलेशन है, दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए, और इसमें सारे वो रूल, इनवर्स वाले रूल अप्लाई होते हैं, जैसे डेल x बाय डेल वाई है ना, इसको डेल y बाय डेल x करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। इज दैट ओके? तो यहां से देखिए हमारे पास अभी जो रिलेशन निकला था ना, Cp माइनस Cv रिलेशन, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे तो चलो इसमें देख लेते हैं, इस तरह से जो लिखा हुआ है ना, Cp माइनस Cv, ये कितना लिखा हुआ है T, और ऐसे लिखा हुआ है डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इनटू डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको याद रखना बहुत आसान है, देखो ये ध्यान रखोगे, देखो इसको बस ऐसे सोचो कि वो एक बार P को T से डिफरेंशिएट करना है और एक बार V को भी T से डिफरेंशिएट करना, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन नहीं है। और ये लेकिन ध्यान रखो, इसे याद रखना मस्ट है, मतलब आप भूल नहीं सकते हो इसे। अब देखोगे अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे, TFR टेस्ट सभी एग्जाम में ऐसे कुछ पूछे गए, जो अगर आप ये रिलेशन जानते हो समझ लो आंसर बहुत डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओके ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब देखो हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं, वी वांट टू रिमूव दिस, ठीक है ना, डेल P बाय डेल T। तो हम जानते हो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करना शुरू करते हैं। देखो ऐसे लिखा हुआ ना, डेल P बाय डेल T, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ था, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे इनटू, और यहाँ पे हो जाएगा डेल T बाय डेल V एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू, ठीक है ना। अब हो जाएगा ये
del V by del P at constant temperature. Can we write like this? Is equal to -1. ये मैथमेटिक्स है, जैसे मैथमेटिक्स उसी के अकॉर्डिंग हमने P यहाँ पे PT V लिखा हुआ था ना, वहां से स्टार्ट किए, ठीक है ना, तो इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है, तो हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, del P by del T, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस क्वांटिटी को हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो इसको देखो आप ऐसे करके क्रॉस मल्टी, मतलब ये इसका इनवर्स लिख सकते हो ना, तो ऐसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा del P by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, और इनटू del V by del T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट। इज दैट ओके? समझ में आया सभी को? क्योंकि इसका इनवर्स लिख सकते हो ना आप, यहाँ पे ऐसे देखो del T by del V लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो 1 by del V by del T, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, del V by del T इधर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से, इसको यहाँ पे पुट करो, ठीक है ना। देखो ये एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं, Cp माइनस CV इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से देखिए T और इनटू, ठीक है ना, यहाँ पे पुट करोगे माइनस साइन आ जाएगा, और देखो del P by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम पुट करोगे, dV by dt पहले से भी है और एक और आ रहा है dV by dt एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो del P by del T, del P by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इनटू इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा del V by del T एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका होल स्क्वायर। शैल वी गेट दिस? समझ में आ रहा है सभी को? ये वाले रिलेशन को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पुट करके देखिए तो माइनस आ जाएगा, ओके, T अपनी जगह पे है, ठीक है, तो ये देखो del P by del V एट कांस्टेंट T आ गया, और ये वाला टर्म दो बार आएगा, एक बार पहले से तो है और एक बार और आ रहा है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। इज दैट ओके? तो देखो यहाँ पे del V by del T, अगर हम देखिए यहाँ पे इसमें ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दें 1 by V, ठीक है ना, 1 by V, तो ये क्या बन जाएगा, del V by del T अल्फा बन जाएगा, ये इट विल बिकम अल्फा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे हम 1 by V मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम, हाँ ये जो ना अभी जो बता रहे थे हम लोग कॉम्प्रेस, नहीं ये बल्क मॉडुलस बन जाएगा ना, बल्क मॉडुलस P ऊपर है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी में V ऊपर होता है, ये बल्क मॉडुलस है, तो उसका मतलब उसका इनवर्स जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी बने, मतलब इनवर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी बनेगा। अभी देखो ना कॉम्प्रेसिबिलिटी बताया गया था ना, इधर देखो यहाँ पे, देखो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला था, V ऊपर था ना, यहाँ पे del V by del P था, ये बल्क मॉडुलस में ऐसा बनता है, ठीक है ना। अच्छा नहीं तो हमें यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया हमसे भी, है ना, हाँ इसमें जो है ना यहाँ पे V को ऊपर रखना पड़ेगा, है ना, हाँ V ऐसे ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है, तो V ऊपर रखेंगे तो देखो क्या होगा, ये बन जाएगा इनवर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। तो देखो ये कैंसिल और एक V यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक V बच जाएगा, है ना, तो एक V और मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक है ना, V विल मल्टीप्लाई 1 V। तो देखो यहाँ से अब इसको समझ में आ रहा है ना सभी को, देखो यहाँ से एक हमने यहाँ पे V लिखा है इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, तो ये 1 by V स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ पे V लिखे और यहाँ पे V लिख दिए, तो V स्क्वायर ये भी हो गया, ठीक है। ये जो टर्म है ना, ये टर्म इनवर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी है, अब चेक कर लो, ठीक है ना, यही है ना, बल्क मॉडुलस है ये, तो del P by del V, ठीक है ना, तो इनवर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये रिलेशन देखो यहाँ लिखा हुआ है, कॉम्प्रेसिबिलिटी ये लिखा हुआ है, इसका इनवर्स लोगे ना तो V और del P ऊपर चल जाएगा, dV नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए टेम्परेचर T पे लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, समझ गया ना, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा कंप्रेसिबिलिटी विथ नेगेटिव साइन होता है, तो इसलिए ध्यान रखोगे, तो ये T हो जाएगा और इंटू 1 by KT लिखना पड़ेगा, ये आ गया, इंटू यहाँ पे ये जो टर्म है दैट विल बिकम अल्फा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर, और इंटू क्या होगा, V हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसीलिए Cp माइनस CV इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये आप ऐसे लिख सकते हो V इंटू T और इंटू अल्फा स्क्वायर बाई KT, ठीक है ना। तो इस तरह से भी कभी कभी रिलेशन, एक बार तो ये जानते हो IIT जैम एग्जाम में डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ दिया गया था, ऑप्शन में ही फॉर्मूला ये दिया हुआ था, ऑप्शन में यही दे दिया गया था फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये मतलब थोड़ा समझ लो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन टाइप का था, ठीक है ना, या तो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है तो इसको डेराइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस रिलेशन वाज आस्क्ड इन IIT जैम एग्जाम, ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है, हालांकि ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, इट इज नॉट दैट मच यूजफुल,
ज्यादा यूजफुल फॉर्म यही है, जिस हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इसी का यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशन हो गया, बेसिक डिस्कशन रिलेटेड टू, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट रिस्पांस फंक्शन, ठीक है ना। अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं रिस्पांस फंक्शन का, ठीक है ना। सर एक बार ऊपर करना, वो स्क्रीनशॉट लेना। तुम लिख लिया करो, इतना स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या होगा। सर वो नेटवर्क इशू हो गया लास्ट कॉल। एक मिनट दिखा। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखो ऐसा पूछा गया, आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे ना, जैसे देखो आपको कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी आइडियल गैस के लिए क्या होता है, तो आप आइडियल गैस के लिए पीवी रिलेशन जानते हो ना, बस पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक बार नहीं रिपीट भी हुआ है, ठीक है, रिपीटेड टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन। तो थर्मोडायनेमिक्स जानते हो, मतलब ऐसा है ना कि कुछ थ्योरी 4-5 दिन आप पढ़ लीजिए, उसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, फॉर्मूले याद रखिए, और क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं। कल भी याद है एक क्वेश्चन हम कराए थे, क्या बोलते हैं, जेस्ट का क्वेश्चन था, जेस्ट का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन और जेस्ट का आप ईएमटी और मैकेनिक्स का क्वेश्चन कंपेयर करिए, आपको पता चलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज मच इजियर, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है ना। एक मिनट, हाँ देखो ये TFR 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है, TFR 2015 क्वेश्चन देखो इस तरह से लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस इज, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है ना वो ऐसा दिया हुआ है, RT और डिवाइडेड बाय P और माइनस B बाई T। तो ऑब्वियसली देखो ऐसा इक्वेशन ऑफ स्टेट तो आइडियल गैस का तो नहीं होता है, ठीक है ना। So where R is gas constant, B is another constant, the specific heat at constant pressure Cp and specific heat at constant volume Cv for this gas is related by, ठीक है ना, मतलब Cp माइनस Cv पूछा गया है, Cp माइनस Cv इक्वल टू वॉट, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, ऑप्शन देखो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है R, सेकेंड ऑप्शन R इंटू 1 प्लस RT स्क्वायर और डिवाइडेड बाय B इंटू P का होल स्क्वायर, ठीक है। और C ऑप्शन दिया हुआ है, C ऑप्शन इज 1 R इंटू 1 प्लस B इंटू P बाई RT स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और D ऑप्शन है, ठीक है ना, R इंटू 1 माइनस, ठीक है, B इंटू P और डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। तो बस ये, तो देखो कई स्टूडेंट ये मिस्टेक कर सकते हैं कि Cp माइनस Cv याद रहता है ना सभी को, ये R होता है, तो डायरेक्ट पहला ऑप्शन इसीलिए R भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना।
तो ये आइडियल गैस के लिए होता है, ठीक है ना। ये जनरल है, ये आइडियल गैस नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस ऐसा रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है ना, इट इज समथिंग एल्स। ओके, तो हमें कुछ सोचने, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सीपी माइनस सीवी का जो रिलेशन है ना, उसको यूज करो, ये इक्वेशन को यूज करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट यूज सीपी माइनस सीवी रिलेशन और देखो क्या आ रहा है आंसर। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन आप लोग के सामने, अब जो भी आ रहा है टिक करोगे। कैलकुलेशन है बस, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैच कर रहा है कोई ऑप्शन? सी सर। सी मैच कर रहा है। वो सही तो लिखे हुए है ना सब, देखें। आर आर टी स्क्वायर बीपी होल स्क्वायर बीपी आर टी स्क्वायर। सर सी। ठीक है, अगर सी आ रहा है तो होगा फिर। क्या रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है क्या? ये कुछ स्टूडेंट सी ऑप्शन बता रहे हैं ऑनलाइन में।
क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो एक मिनट देखें हम भी। सी आ रहा है। सी आ रहा है तो ठीक है, सी होगा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखे थे, टी इंटू और डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों को हम लोग पी और वी दोनों को टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? वैसे ही तो है। तो अब आप देखो यहाँ पे इस रिलेशन में अगर हम डेल वी बाई डेल टी निकालते हैं, ठीक है ना, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है। ये इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां से आ जाएगा हमारा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आर बाई पी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस बी बाई टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। पहला टर्म तो ये आ गया, ठीक है। और अब हम डेल पी बाई डेल टी निकालना चाहते हैं, तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा पहले डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये देखो ये निकालना है, तो हम ऐसे इसको निकालने के लिए ऐसा करो, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले, ठीक है ना। तो एक मिनट इसको पहले अभी छोड़ दो, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ से जीरो इज इक्वल टू, हम पी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पी को डिफरेंशिएट करेंगे तो अच्छा 1/p स्क्वायर आ जाएगा, है ना। -1/p नहीं एक मिनट, ऐसा करो, इससे पहले नहीं, हम समझ रहे हैं पी स्क्वायर तो है नहीं ना कहीं पे, फिर उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं ना पी। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी प्लस, और अच्छा आंसर में कहीं पे वी भी नहीं है ना, आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आर टी और डिवाइड बाई पी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, और फिर आ जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो प्लस बी बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। आर टी बाई, अच्छा हाँ टी भी है ना वहां पे, टी भी डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ठीक है। तो इसमें टी वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो एक टर्म और आएगा, है ना, प्लस आ जाएगा बेसिकली आपका कितना, आर बाई टी, ऐसे ही आ रहा है ना, ये टर्म आ रहा है, ओके ठीक है। तो अगर हम यहाँ से डेल पी बाई, जानते हो इतना बड़ा तो नहीं हुआ था कभी, हमको लग रहा है हम पिछले बार कराए थे हम, डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। तो डेल पी बाई डेल टी यहाँ से निकालते हैं अगर हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमारा आ जाएगा, इस पूरे टर्म को इधर ले आओगे, ठीक है ना, तो माइनस साइन बी बाई टी स्क्वायर और प्लस आर बाई पी, ठीक है ना, और फिर इनटू इधर आ जाएगा पी स्क्वायर और बाई आर टी, इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू, ठीक है। तो इन सबको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, डेल वी बाई डेल टी भी निकल गया है और ये भी निकल गया, हाँ अच्छा इसमें माइनस था, हाँ ठीक है प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस था ना, वो छोटा सा लिखा हुआ था, ठीक है, ये भी माइनस था, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो टी लिखा हुआ है और डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये लिख दिया गया, तो ये बी बाई टी स्क्वायर प्लस आर बाई पी है, ठीक है ना, ये लिखेंगे, और इंटू पी स्क्वायर बाई आर टी ये लिख देंगे, ठीक है। और डेल वी बाई डेल टी जब लिखोगे तो आर बाई पी और बी बाई, तो ये यही टर्म आ रहा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए यहाँ पे सीपी माइनस सीवी, तो ये इसमें से पी अच्छा एलसीएम ले लिया गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ से आप ऐसा करो कि पी और आर को कॉमन ले लो, तो पी यहाँ से पी 1/p निकालोगे, 1/r निकालोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा टी और टी तो पहले ही कैंसिल हो गया, पी बाहर निकालोगे ना, तो ये सीपी माइनस सीवी, और पी बाहर आएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर से कैंसिल, और आर बाहर निकलेगा तो आर स्क्वायर, वो इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए आर यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे। अब पी कॉमन लोगे तो यहाँ पे बी इंटू पी आ जाएगा, और यहाँ पे आर कॉमन लोगे तो यहाँ पे आर इंटू पी स्क्वायर और +1, ठीक है ना, +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, एग्जैक्टली मैच कर गया ये, है ना, सी ऑप्शन मैच कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन हालांकि सर, बड़ा अपन नहीं था, है ना। उससे भी तो निकाल सकते हैं ना वो VT अल्फा स्क्वायर अपन KT। अब जैसे भी निकालो, ठीक है ना, उससे भी निकालो, दोनों रिलेशन करेक्ट है, दोनों इसी से तो वो भी आया ना, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट कह रहा है कि वो अल्फा स्क्वायर बाई KT वाले से निकालेंगे, ठीक है, तो उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वो भी तो यहीं से आया ना, ये ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा इजी टू यूज लगता है देखने में, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो अभी हम लोग जो है ना रिस्पॉन्स फंक्शन जैसे डिस्कस कर रहे थे ना, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, देखो रिस्पॉन्स फंक्शन in terms of thermodynamic potentials। ठीक है, देखिए ये सब समझ लो कि एक तरह से हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में आया वो भी है ये सभी रिलेशन, ठीक है ना। लेकिन इसको समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आप सब कुछ याद करके नहीं जा सकते हो, ठीक है। सो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, इज दैट ओके। तो जैसे देखिए अभी मान लीजिए हमने लिखा है CP, तो CP हमने लिखा हुआ है, देखो रिलेशन वेरियस टाइप के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो CP का रिलेशन ऐसे लिखा हुआ है ना, डेल S बाय डेल T, है ना, एट कांस्टेंट V। अब मान लो इसमें बोल दिया गया कि इसको जो है ना आप लिखो इन टर्म्स ऑफ किसी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल S के टर्म, सॉरी G के टर्म में लिखने के लिए बोल दिया गया, ठीक है ना। तो CP ये है, ओके नाउ राइट इट। जैसे हम लोग वो मान लो, P आएगा ना, क्या कह रहे हो, P आएगा ना अच्छा कांस्टेंट P है यहाँ पे, यहाँ P है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ CP इक्वल टू डेल S बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P, ऐसे लिखा हुआ था ना, ठीक है। तो अब हम लिखना चाहते हैं, देखो राइट इट इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ना। मान लो हमें इसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ G के टर्म में लिखना है, ठीक है ना। वो देखो हमें नहीं पता है क्या आएगा एग्जाम में, ठीक है, बस कुछ जो भी आ गया आपको किसी तरह से उसे लिखना आना चाहिए। अब इसको याद नहीं कर लोगे कि इतना होता है, ठीक है ना, आपको किसी तरह से इसको समझ जाना है कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो देखो जब भी अगर मान लो एग्जाम में दिख गया ना कि हमें इसे लिखना किसके टर्म में, G के टर्म में, तो सबसे पहले जानते हो क्या करना होगा, आपको ये सोचना होगा कि G के टर्म में S को कैसे लिखते हैं, क्योंकि देखो S को हटा के ही तो G लाओगे, समझ गया ना, S हटेगा तभी तो G आएगा। तो हमें सोचना है कि S को कैसे लिखेंगे G के टर्म में, तो इसके लिए जानते हो आपको DG लिखना आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू राइट DG। तो G के टर्म में लिखने के लिए DG लिखना जरूरी है। अब देखो इसीलिए जानते हो इसमें रेक्टेंगल जो बताया गया था ना उसका इंपॉर्टेंस आ जाता है, ठीक है ना। मतलब जब रेक्टेंगल वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हो तो बहुत जल्दी आप लिख सकते हो DG। कैन यू टेल व्हाट इज DG हियर? VDP माइनस SDT। नहीं देख के नहीं बताना है, सोच के बताना है, वो देख के तो कोई बता देगा। मतलब ऐसे देखो रेक्टेंगल बना लो, अभी अभी बना लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे G याद है ना, यहाँ पे था G, यहाँ पे था, ऊपर में क्या था, ऊपर में T था, नीचे में P था, G के क्रॉस ऐसे था, गुड फिजिसिस्ट ऐसे करके था, ठीक है ना। तो G के क्रॉस T और P है ना, तो फिर आपको ये पता है कि यहाँ पे एक आएगा DP और एक आएगा DT, ठीक है ना। अब एनर्जी बनाने के लिए इसको S से मल्टीप्लाई करोगे, इसको V से। अब T अपर वेरिएबल है तो ये माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसा होगा, यही है ना। तो ये चीज जानते हो बहुत क्विक लिखना आना चाहिए, ये बहुत यूजफुल है, ठीक है ना। अब आप देखिए S निकालना चाहते हो आप तो क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, S इज इक्वल टू, यहाँ से इस रिलेशन से S कैसे निकलेगा, 2G/2T। देखो इस वाले टर्म को जीरो करोगे तभी तो S निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। इसको जीरो करेंगे तभी तो निकलेगा ना। तो देखो इसको जीरो करने के लिए P को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो P को कांस्टेंट मानेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा फिर ये डेल G बाय, क्योंकि एक टर्म को एक वेरिएबल कांस्टेंट मानने का मतलब ही पार्शियल डेरिवेटिव होता है, समझ गया ना। जब एक वेरिएबल को आप कांस्टेंट मान रहे हो दैट मींस यू आर मेकिंग इट पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये पार्शियल हो जाएगा, तो डेल G बाई डेल T हो गया, इज दैट ओके। तो देखिए यहाँ से डेल G बाई डेल T आ जाएगा और एक माइनस साइन होगा, आपने P को कांस्टेंट किया है तो यहाँ पे P आ जाएगा, इज दैट ओके। तो ये बेसिकली हमारा S का फॉर्मूला हो गया। तो S को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बन जाएगा CP इज इक्वल टू, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे इसको, ठीक है ना, बस बन गया ये, ठीक है ना। क्या बन गया ये,
ठीक है, तो ये बन गया हमारा टी, और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे ना एस की जगह पे, तो देखो ये भी कांस्टेंट पी है, ये भी कांस्टेंट पी हो गया, तो ये और इसमें माइनस साइन आ रहा है, तो ये बन जाएगा एस की जगह ये टर्म लिखोगे, फिर डेरिवेटिव एक और आ जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना, तो d2g बाय dt स्क्वायर हो। तो ये सीपी का फॉर्मूला। अब एग्जाम में जानते हो डायरेक्ट आ सकता है ये, ठीक है ना, सीपी का फॉर्मूला 2-3 दे दिया गया, आपको पता करना है कि कौन सा करेक्ट है, या फिर ये होते हैं ना मोर देन वन करेक्ट आंसर में, ठीक है ना, ये लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, और सीपी का ये फॉर्मूला लिख दिया गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे, डेरिवेटिव कब कैसे निकाला गया, एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस डेरिवेटिव हैज बीन कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इज इट ओके, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए कभी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि इसी को लिखने के लिए बोल दिया इन टर्म्स ऑफ बेसिकली एंथैल्पी के टर्म में, ठीक है ना, जैसे सीपी। अच्छा देखो एक मिनट, अभी जानते हो देखो हम जी का थोड़ा सा डिस्कशन में आ गया है ना, तो हम साथ साथ एक चीज और आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन देखो इसमें पूछा जाता है कि जी का ग्राफ बनाइए वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो साथ में ये रिलेशन आ गया ना, इसी रिलेशन को यूज करके जी का ग्राफ बनता है। आपने देखा होगा कि जी का ग्राफ मतलब जानते हो इसमें फेज ट्रांजिशन में भी पूछा जाता है। तो अभी जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं ना, वो विदाउट फेज ट्रांजिशन, अभी हम फेज ट्रांजिशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मतलब हम किसी एक टाइप ऑफ सब्सटेंस के लिए बनाने जा रहे हैं। जैसे मान लो वो अगर मान लो वेपर है तो वेपर के लिए बना रहे हैं, वो अभी कंडेंस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ग्राफ फॉर जी देखो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे पास, ध्यान रखोगे ग्राफ फॉर जी अगर आता है ना, तो आपको ये दोनों रिलेशन लिखना ही पड़ेगा, बिना इस रिलेशन के आप ग्राफ बना ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, सो ग्राफ फॉर जी सर हाँ एक मिनट, ये हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। ये सीपी के जगह अगर सीवी होता तो क्या करते हाँ सर? वो अभी एस तो अभी बताएंगे, वो अभी बताएंगे, ठीक है ना। So graph for G is plotted using 1 and 2, समझ गए ना, ये 1 और 2 को यूज करके ही ग्राफ फॉर G प्लॉट किया जाता है, इज दैट ओके। देखो अभी G किसके साथ डेरिवेटिव है, टेम्परेचर ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ फॉर G प्लॉट करेंगे वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हमें पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे G वर्सेस T प्लॉट कर रहे हैं, फिर हम लोग G वर्सेस P भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ से इस रिलेशन से देखिए ये हमारा एक दो कंक्लूजन निकलेगा। देखो ये जो है ना बेसिकली जीटी ग्राफ का फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकंड डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव आप जानते हो ना स्लोप के बारे में बताता है, और सेकंड डेरिवेटिव उसके कर्वेचर के बारे में बताता है। सेकंड डेरिवेटिव टेल्स अस अबाउट कर्वेचर, मतलब कॉनकेव ऊपर होगा या कॉनकेव नीचे होगा, है ना। आप लोग जानते हो ना कि सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना, तो मिनिमम बनने का चांस होता है, ठीक है ना, मतलब कॉनकेव ऊपर की तरफ ऐसा होता है ना, देखो कॉनकेव ऐसा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, मतलब इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, ऐसा कब बनता है जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे बेसिकली आप ये देखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें स्लोप दे रहा है। देखो एंट्रोपी जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एंट्रोपी मतलब ये चेंज इन एंट्रोपी नहीं है, ध्यान रखोगे। ये देखो हम आपको बता देते हैं, नोट में ध्यान रखोगे, ठीक है ना। नोट देखो थर्ड ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, व्हाट इज द थर्ड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी जीरो हो जाता है। तो किसी सिस्टम का मतलब एब्सोल्यूट एंट्रोपी जीरो कब होता है, एब्सोल्यूट जीरो पे। तो मतलब उस जीरो के बिलो तो फिर इसका मतलब जा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एंट्रोपी सिस्टम का इंक्रीज थर्ड ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, मतलब बता रहा है कि जीरो सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो पे होगा, तो उससे फिर जीरो उससे नीचे जा ही नहीं सकता एंट्रोपी, इज दैट ओके। तो इसलिए ध्यान रखोगे नोट में कि एस जो है ना ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ध्यान रखोगे कि डीएस जो होता है ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन एस तो पॉजिटिव होता है। ये जो है ना जीरो सिर्फ होता है एट जीरो टेम्परेचर, है ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर जीरो नहीं है तो ये हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखो एस पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब डेल जी बाई डेल टी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से पता चल रहा है इस रिलेशन से कि डेल जी बाई डेल टी जो है ना एट कांस्टेंट प्रेशर
ये नेगेटिव है, ठीक है ना, दिस इज नेगेटिव। इसका रीजन लिख लोगे बिकॉज एस जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आ गया। सेकेंड थिंग, स्पेसिफिक हीट कभी आपने सुना है किसी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव होते हुए? वाटर के स्पेसिफिक जैसे बोलते हो 4200 होता है, आइस का 2100 होता है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो कभी नेगेटिव तो नहीं होता है, स्पेसिफिक हीट इज नेवर नेगेटिव। स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होने का मतलब जानते हो क्या होगा? कि इसका मतलब है कि आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना, इफ यू आर सप्लाइंग हीट, तो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का कम हो रहा है। ऐसा किसी ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है क्या कि आप हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर कम हो जा रहा है? दिस नेवर हैपेंस, राइट। तो मतलब ऐसा रिलेशन बनता है ना, देखो एक मिनट, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सीपी लिख रहे हो, तो इसको हमने ऐसे लिखा डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो यहाँ से हम डेल क्यू अगर लिखेंगे, डेल क्यू इज इक्वल टू सीपी डेल टी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इसका मतलब है कि अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। और अगर ये नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है ना, तो इसीलिए ध्यान रखोगे सीपी इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये जो D2G है ना, D2G बाय dt स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव मिलकर के क्या होगा? सीपी को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है, ऑलराइट। तो अब आप देखिए, कोई एक ग्राफ आप प्लॉट करने जा रहे हो जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी नेगेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से इसका टेंजेंट जो है ना मोर देन 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, कुछ ऐसे इधर ऐसे ग्राफ इधर की तरफ बनेगा, मतलब ऐसे जो स्लोप बनते हैं ना, इधर जो ग्राफ बनते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव स्लोप वाले ग्राफ, ठीक है ना। और दूसरी बात, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब वो मैक्सिमा से मैच करेगा, मैक्सिमा जैसा होगा, मतलब इसका जो कर्वेचर होगा ना वो किधर होगा? डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर डाउनवर्ड होगा। मतलब आप जानते हो ना, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हो ना, सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो ऐसे मैक्सिमा बनता है, इसका कर्वेचर देख रहे हो ना, नेगेटिव है, लेकिन उसमें कंडीशन होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमा एग्जैक्टली नहीं बनेगा, मगर सिमिलर बनेगा इसी के जैसा, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना। देखो आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। और कहीं पे भी देखो कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये G वर्सेस T का ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जानते हो, मतलब देखो कई बार स्टूडेंट जानते हो इसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि G वर्सेस T का ऐसा ग्राफ होता है, G वर्सेस P का ऐसा ग्राफ होता है, लेकिन कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्या है? मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है ये, ठीक है ना। अब बस इतना ध्यान रखोगे, बस ये पता है ना आपको कि S पॉजिटिव होता है और CP पॉजिटिव होता है, तो जो बेसिक थर्मोडायनेमिक रिलेशंस है ना, उससे आप बता सकते हो कि ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो G वर्सेस T का ग्राफ ये होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, जैसे G वर्सेस T का ग्राफ आ गया ना, तो हम एक और ग्राफ साथ ही साथ बता देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया G वर्सेस T, G वर्सेस T, ठीक है ना, G वर्सेस T, ठीक है ना। तो एक ही, अभी हम लोग हालांकि लिख क्या रहे थे, व्हाट वी वर राइटिंग, रिस्पॉन्स फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है ना। चलो फिर वो लिख देंगे आगे फिर, है ना। तो एक ग्राफ और बता देते हैं साथ ही साथ, देखो यहाँ पे G वर्सेस P ग्राफ, ये दोनों ग्राफ जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, ठीक है। और ये ध्यान रखोगे कि अभी जानते हो, देखो ये स्मूथ ऐसे प्लॉट किया गया ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है नो फेज ट्रांजिशन। आपको पता है फेज ट्रांजिशन में इसमें एक किंक आता है, देयर विल बी ए किंक, मतलब ऐसा होगा, देखो ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किंक जब आ रहा है ना, समझ जाओगे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना। वो हम लोग डिस्कस करेंगे फेज ट्रांजिशन में, ठीक है। तो G वर्सेस P ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअली आप नोटिस करो, अगर तो हम G वर्सेस T ग्राफ के लिए इस रिलेशन को लिखे थे, फिर से इसी रिलेशन को लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए DG इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, VdP माइनस SdT। तो अब हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल G बाय डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आ गया। इज दैट ओके? दैट्स व्हाट वी गेट। तो अब देखिए यहां से हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं दूसरे, ठीक है ना। सो लेट अस डिफरेंशिएट इट वंस मोर।
तो देखो यहाँ से आ जाएगा डेल वी बाय डेल पी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आपको स्लोप मिल गया ना, इसका स्लोप मिल गया। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्लोप इसका पॉजिटिव है, मतलब ऐसा ग्राफ नहीं बनने वाला है। जी वर्सेस पी जो बनेगा ना, जी वर्सेस पी, वो ऐसा नहीं बनेगा। आप लोग समझते हो ना सभी लोग, ये जो स्लोप है ये कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट जाकर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा मोर देन 90 होगा, तो ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। अब देखो डेल वी बाई डेल पी आप निकालोगे यहाँ से, तो क्या कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा d2g बाई dp स्क्वायर, ठीक है ना, और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये निकाल दिया। इज दैट ओके? तो डेल जी बाई ये निकल गया। अब हम इसको जो है ना दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो 1/v से, ठीक है ना, देखो ऐसे 1/v और ये हो जाएगा dv बाई dp, ठीक है। या इतना अगर मान लो, चलो ठीक है, ये जो है ना ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/v आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा d2g बाई dp स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो अभी आप बताइए कि 1/v dv बाई dp क्या होता है, ये कंप्रेसिबिलिटी माइनस KT है ना, माइनस करना पड़ता है बस यहाँ पे, तो दिस इज, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे देखो क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे, मान लो हम सेकंड डेरिवेटिव ये निकल गया, सेकंड डेरिवेटिव आपको इतना समझ में आ गया है, देखो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है, ऐसा होता है ना, तो मतलब देखो ये बढ़ा रहे हो मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव इसका कैसा है, नेगेटिव है। तो ये यहाँ से देखो यहीं से पता चल जा रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है, ठीक है ना, दिस सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको अब लिख देते हैं, देखो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है, ये डेल वी बाई डेल पी 1/v, ठीक है ना, मतलब माइनस साइन सिर्फ नहीं लगा हुआ है, तो माइनस भी लगा दो यहाँ पे, तो ये बन गया KT, ठीक है ना, तो KT इज इक्वल टू -1/v और ये हो जाएगा d2g बाई dp स्क्वायर, ठीक है ना, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो बेसिकली हम यहाँ पे उल्टा लिखे थे, यहाँ पे मतलब देखो रिवर्स, हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, हमारा डिस्कशन चल रहा था कि CP को कैसे लिखे T के टर्म में, राइट, CP इन टर्म्स ऑफ G। तो जब हम इसको लिखे ना तो हमें G का डेरिवेटिव के बारे में पता चला, तो हम बताया कि डेरिवेटिव के बारे में पता चल रहा है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, इसको यूज करके आप ग्राफ बना सकते हो। हम यहाँ पे उल्टा लिखे, हम ग्राफ बनाने जा रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, तो हमने कहा कि ग्राफ तभी बन सकता है जब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के बारे में नॉलेज होगा। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला इसका और सेकंड डेरिवेटिव निकाले, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाले तो ऑटोमेटिकली देखो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी फॉर्मूले एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, समझ रहे हो ना, कि राइट कंप्रेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ G, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो अब देखिए ग्राफ तो अब बढ़ाने से तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, क्या कह रहे हो, प्रेशर बढ़ाने से तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। अरे प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, मतलब सिस्टम का प्रेशर अगर बढ़ा देंगे अरे तो नहीं एक्सपांड करेगा देखो ना। ऐसे होता है, देखो बाहर से प्रेशर अब किसी सिस्टम पे अप्लाई करोगे ना, ऐसे अब बताओ बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बाहर से प्रेशर, अरे तुम लोग सोचा करो, थोड़ा सोच के बोलोगे ना तो खुद समझ में आएगा। देखो अब सिस्टम के बारे में बात करोगे ना तो सिस्टम में ऐसा होता है, देखो सिस्टम का प्रेशर मान लो P है, वॉल्यूम V है, तो इसमें क्या होता है, सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया नहीं जाता है। देखो ऐसा होता है कि सिस्टम में प्रेशर है ना, मान लो इसको आपने छोड़ दिया, ठीक है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लो इसको रिजिड कर दो आप, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि वॉल को आपने रिजिड कर दिया, सारे वॉल रिजिड है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो जरूरी तो नहीं कि वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ गया ना। तो इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा हो सकता है कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हम इसको फ्री छोड़ दें, इसको फ्री छोड़ देंगे ना तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब वॉल एक्सपैंड होता है कोई भी सिस्टम तो उसका फिर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जनरली ऐसा होगा कि मान लो अगर सिस्टम के प्रेशर से अगर सिस्टम एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, प्रेशर, देखो वॉल्यूम बढ़ता है अगर तो प्रेशर फिर क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा ना, ये एक्सपैंड होने पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो जनरली ये इनवर्सली रिलेटेड ही होते हैं, ये प्रेशर बढ़ाओगे तो बाहर से मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हो तो सिस्टम कंप्रेस हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर जनरली कम हो जाता है। गैस जब भी एक्सपैंड होता है ना तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपोजिटली रिलेटेड ही होते हैं सभी केसेस में, ठीक है ना। PV इक्वल टू nRT से ही तो होगा ना। हाँ नहीं, वो तो आइडियल गैस के लिए ना, जनरल स्टेटमेंट भी यही हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से -1/v से अपन ने खुद ने मल्टीप्लाई किया ना, वो KT चेक करने के लिए।
हाँ केटी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है ना, -1/v इसको केटी में कन्वर्ट करने के लिए किया गया। तो अब ये पूरा टर्म केटी हो गया, तो ये केटी का फॉर्मूला। तो देखो ये चीज तो एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि ये आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसका ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है ना, जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो हम लोग बना रहे थे यहाँ पे जी वर्सेस, क्या बना रहे थे, जी वर्सेस पी। तो देखो हमें ये पता चल गया था कि इसका स्लोप कैसा है, स्लोप इसका पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है। और ये पता चल गया देखो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है, ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव। तो इसमें जानते हो क्या होगा, मतलब ग्राफ इसका ऐसा होगा, देखो ऐसा कुछ होगा ग्राफ, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। एक मिनट, ऐसे समझ में आया सभी को ऐसा ग्राफ कैसे हुआ? क्योंकि देखो कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस से एंगल जो बनेगा वो लेस देन 90 बनेगा, तो इट हैज पॉजिटिव स्लोप। और इसका कर्वेचर देखो नीचे की तरफ है, ठीक है ना, मतलब कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे होगा ना, तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ बनता है। मतलब जो कर्व को अगर मान लो एक सर्कल में कन्वर्ट करोगे ना, तो सेंटर जो बनेगा इसका वो नीचे की तरफ बनेगा। नेगेटिव आने पे ध्यान रखोगे, जैसे मान लीजिए कर्व है, इसको सर्कल में कन्वर्ट करो ऐसे करके, तो इसका कर्व जो आएगा ना वो मतलब इसका सेंटर जो आएगा वो कर्व के नीचे आता है, ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने पे। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ है। तो कभी कभी देखो एग्जाम में ग्राफ पूछ दिया जाता है, तो ये दो ग्राफ अभी देखो हम बताएं इस तरह से हम लोग। देखो ग्राफ जो भी आता है ना थर्मोडायनेमिक्स में, ध्यान रखो वो डायरेक्ट याद नहीं करना होता है, वो मतलब मैथमेटिक्स से ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो आप इसी तरह जैसे अभी जी के लिए ग्राफ बता दिए, इसी तरह से हम एफ। सर सेकंड डेरिवेटिव जीरो जो निगेटिव होने से रेडियस नीचे ही बनता है, ये मतलब जरूरी है? ये मैं हाँ मतलब मैथमेटिक्स का रूल है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा ना तो इसका जो मतलब कर्व मतलब रेडियस वाला मतलब ऐसे कर्वेचर बोलते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर वो नीचे ही बनेगा हमेशा, ठीक है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में देखिए आज हम ग्राफ जैसे जी के लिए बताए ना, इसी तरह से एफ के लिए, एंथैल्पी के लिए, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी स्टॉप कर रहे हैं, ओके। सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? नेक्स्ट वही होगा 9:30 के आसपास। सर 9:40 कर दीजिए सर, हाफ एन आवर गैप। ठीक है, ठीक है।